हेलो एवरीवन। एक बार फिर से भाई एक नए लेक्चर के साथ हम लोग मिल रहे हैं। और इस नए लेक्चर का जो नाम है, अगर हम उस नाम की बात करें तो उसका नाम है आपका कूलोम्स लॉ, है ना। एक हमने बहुत अच्छा लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। और इलेक्ट्रिक चार्जेस में आपने ये देखा था कि कैसे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखते हैं और कैसे हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को देख पा रहे थे। और कंजर्वेशन का हमने एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल भी देखा था जिसे हमने कहा था बीटा डिके। आज जो हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो है कूलोम्स लॉ। लेकिन कूलोम्स लॉ को पढ़ने से पहले हम एक और चीज पढ़ने वाले हैं जो शायद 2-5 मिनट की हो सकती है, लेकिन आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है कई बार, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। अगर इस टॉपिक की अपन बात करें तो ये है आपका इलेक्ट्रोस्कोप। शायद आप सभी लोगों ने इस चीज को सुना भी होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं सुना तो वो आप एक बार। तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्कोप की। इलेक्ट्रोस्कोप, अगर इलेक्ट्रोस्कोप की बात करें तो ध्यान रखना ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है। इट इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट। तो हम एक डिवाइस के बारे में देख रहे थे, एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में देख रहे थे, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। जैसा कि हमने देखा, क्या नाम है भाई? इलेक्ट्रोस्कोप। अगर हम इलेक्ट्रोस्कोप की बात करें तो इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी बॉडी पर यह बताता है कि उस पर चार्ज प्रेजेंस है या नहीं। केवल और केवल ये प्रेजेंस ऑफ चार्ज ही बता सकता है। इस इलेक्ट्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट की अगर अपन बात करें तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी यहाँ पर बनती है। हम लिमिटेशंस की बात करते हैं, लेकिन पहले हमने देखा कि ये क्या बताएगा। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि इट इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू detect the presence of charge on any body। मतलब किसी भी बॉडी पर चार्ज है या नहीं, इस बात को कौन बता सकता है? आपका इलेक्ट्रोस्कोप। अगर इलेक्ट्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर हम यहाँ देखें तो इलेक्ट्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर आप एक ग्लास बॉटल लेते हो, कोई भी किसी तरीके की भी आप ग्लास बॉटल ले सकते हो। यहाँ पर इस ग्लास बॉटल की अगर अपन बात करें तो इस ग्लास बॉटल में आप एक रॉड डालते हो, और वो रॉड जो है वो जनरली आप ब्रास की यूज करते हो। यहां से हमने क्या करा, एक ब्रास की यहां पर रॉड दी, ये हमने बोल दिया ब्रास रॉड। और इस ब्रास रॉड पर हम क्या करते हैं, एक यहां पर एक इंसुलेटर प्लग लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई? एक इंसुलेटर प्लग लगा देते हैं। ओके। और साथ ही इस ब्रास रॉड की अगर अपन बात करें तो इस ब्रास रॉड पर यहां पर ऊपर एक डिस्क लगा होता है, जो कि वो भी आपका किसका बना होता है? ब्रास का बना होता है। ठीक है। और यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि यहां पर इस ब्रास रॉड की बात करें तो इस ब्रास रॉड में हम यहां पर कुछ लीव्स लगाते हैं, कुछ लीव्स लगाते हैं जिन्हें हम गोल्ड की लीव्स लगाते हैं। ये काय की लीव्स है भाई? आपकी गोल्ड लीव्स की। गोल्ड लीव्स इसलिए लगाई जाती है क्योंकि एक तो गोल्ड लीव्स, गोल्ड की अपन बात करें तो गोल्ड एक ऐसी मेटल आपके पास होती है जिससे आप बहुत ज्यादा, मतलब मैक्सिमम एक्सट्रीम लेवल तक आप क्या कर सकते हो, इसे पतले से पतले भाग में बना सकते हो। क्योंकि गोल्ड जो है वो एक काफी मेल्येबल मटेरियल होता है, काफी बहुत ज्यादा। मतलब अगर हम सारी मेटल्स की बात करें तो इन सारी मेटल में सबसे अधिक अगर कोई मेल्येबल है तो वो क्या होता है? आपका गोल्ड। तो इस गोल्ड को आप क्या है, बहुत ही पतले सीट के फॉर्म में आप इसे डेवलप कर पाते हो। इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पर, गोल्ड की फॉइल ली, या गोल्ड लीव्स जिसे कह सकते हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉन्स देखना या किसी भी ऑब्जेक्ट पर आपका चार्ज देखना, जितना ज्यादा वो आपका लाइट वेट होगा या जितना ज्यादा पतला होगा, हम उतने अच्छे से उस पर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके का एक कंस्ट्रक्शन होता है आपके इलेक्ट्रोस्कोप का, जो केवल और केवल ये बता सकता है कि किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं, मतलब प्रेजेंस ऑफ चार्ज को ही बता सकता है। लेकिन मैंने आपसे ये कहा है कि इस इलेक्ट्रोस्कोप की कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशन ये है कि इलेक्ट्रोस्कोप ये नहीं बता सकता कि किसी बॉडी पर चार्ज कितना है, हाउ मच चार्ज इज अवेलेबल ऑन द बॉडी, ये नहीं बता सकता। और दूसरा ये भी नहीं बता सकता कि उस बॉडी पर चार्ज कौन सा है, क्या वो चार्ज नेगेटिव है, क्या वो चार्ज आपका पॉजिटिव है। तो ये बातें भी आपको यहां याद रखनी है कि अगर मैं इस इलेक्ट्रोस्कोप की लिमिटेशंस की बात करता हूं, काय की बात करता हूं, अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूं तो पहली लिमिटेशंस तो यही है कि इट कांट टेल हाउ मच चार्ज इज
देयर ऑन बॉडी, या आप ये भी कह सकते हो कि चार्ज कितना है आपकी बॉडी पर। दूसरी लिमिटेशन इसकी जो है वो ये भी नहीं बता सकता, इट कांट टेल, इट ऑल्सो कांट टेल what type of charge on body present, मतलब ये नहीं बता पाएगा कि भाई वहां पर किस तरीके का चार्ज आपका अवेलेबल है, क्या वो पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। तो इस तरीके का ये आपका एक इलेक्ट्रोस्कोप होता है। मैंने आपसे कहा कि कूलोम्स लॉ पढ़ने से पहले इसको बताना जरूरी था, क्योंकि ये आपके ये पेपर्स में 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि भाई इलेक्ट्रोस्कोप है क्या, तो आपको सिंपल सा बताना है एक तरीके की ये डिवाइस होती है ना। आगे हम चलते हैं, हमारे मेन टॉपिक की बात करें तो उस मेन टॉपिक में हमें क्या देखना है वो हम समझ पा रहे हैं। तो भाई जल्दी से आप इसका स्नैपशॉट शॉट ले लें, या फिर आप आसानी से नोट्स बनाते चले तो आप ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये नोट्स काफी काम आने वाले हैं। वैसे मैंने अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप चाहे तो वहां से भी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आगे देखते हैं भाई, आगे हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कूलोम्स लॉ, और कूलोम्स लॉ पर बेस्ड किस तरीके से जेईई मेंस और एडवांस में या फिर नीट के एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हमने सब तरीके से क्वेश्चंस आज जो है हम थोड़े से मेंस लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे या बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें टोटल एडवांस और नीट लेवल के होंगे। ओके, तो देखते हैं भाई कूलोम्स लॉ। कूलोम्स लॉ की अगर अपन बात करें तो कूलोम जो है वो एक साइंटिस्ट थे, और साइंटिस्ट ने अपना एक लॉ दिया जिसे अपन ने कूलोम्स लॉ के नाम से जाना। ये कूलोम्स लॉ जनरली बताता क्या है, अगर हम इसके बताने की बात करें तो ये आपको बताता है इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस के बारे में। किसके बारे में बताता है? इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस का क्या मतलब है कि अगर कोई आपका लाइक चार्ज है, जैसे सपोज हम बात करें प्लस प्लस की या हम बात करें माइनस माइनस की, तो आप सभी जानते हैं कि इन दोनों के बीच में अगर इंटरेक्शन होगा तो वो किस तरीके का होगा। तो आप जब भी लाइक चार्ज की बात करते हो तो भाई लाइक चार्ज में हमेशा आप एक चीज समझते हो कि रिपल्सन डेवलप होता है या एक दूसरे को रिपल करते हैं। वही अगर मैं इनके अनलाइक चार्ज की बात करूं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव की अपन बात करें, तो ये क्या कहलाते हैं? आपके अनलाइक चार्ज कहलाते हैं। और अनलाइक चार्ज हमेशा क्या करते हैं भाई? अट्रैक्ट करते हैं। अब ये तो बेसिक सी बातें थी जो हम पहले से भी जानते हैं, लेकिन अगर असलियत में अगर हम ये देखें तो ये इंटरेक्शन जो है वो हमें कहां से पता चला है? आपके कूलोम्स लॉ से ही पता चला है। अब कूलोम्स लॉ बेसिकली होता क्या है? कूलोम्स लॉ हमें क्या बताता है? तो अगर कूलोम्स लॉ की अगर मैं बात करूं तो कूलोम्स लॉ आपसे ये कहता है कि अगर आपके पास कोई 2 पॉइंट चार्ज है, सपोज हमने मान लिया Q1 और Q2, 2 पॉइंट चार्ज है। ध्यान रखना ये कूलोम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी जो हम आगे जाके देखेंगे। ये कूलोम्स लॉ जो है वो आपके किसके लिए वैलिड है? पहले बात मैंने बोली कि 2 पॉइंट चार्जेस की अपन ने बात किया, और इन दोनों पॉइंट चार्जेस के सेंटर से सेंटर जो है वो कुछ डिस्टेंस है आपके पास। हमने ये मान लिया कि इसके सेंटर से सेंटर जो है वो डिस्टेंस है कुछ r। ओके, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स डेवलप होगा, या इन दोनों के बीच में एक फोर्स वर्क कर रहा होगा, जिसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में कूलोम्स लॉ ने ये बताया कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसे अपन Fe कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of charges and inversely proportional। ध्यान रखना, एक बार हमने क्या लिया है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरा क्या है आपका? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब अगर हम कूलोम्स लॉ के स्टेटमेंट की बात करें तो यहां पर सिंपल सा है कि जो पॉइंट चार्जेस होंगे उनके प्रोडक्ट के
कैसा होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन अगर उनके बीच में जो आपके पास डिस्टेंस नजर आ रही है, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इस बात को अगर हम लिखना चाहें कि हमारे पास, आप लिख सकते हो यहां पर, इफ, इसको आप चाहे तो पीछे, Q1 एंड Q2 आर 2 point charges that is separated by r distance and F is electrostatic force between them, देन अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, है ना। ये हमने देखा, यहाँ हमने मान लिया कि भाई Q1 और Q2 कैसे हैं, आपके दो आपके पॉइंट चार्जेस हैं और उनके बीच में लगने वाला आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, F है ना। अब अकॉर्डिंग टू अगर कूलॉम्स लॉ की बात करें, मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप इसे आराम से लिख लें। आपको बोर्ड एग्जाम्स में चाहे तो आप बिल्कुल इसी थ्योरी को यूज कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन थ्योरी है। चीजें अटेंशन के साथ चीजों को समझना है, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज बहुत मायने रखेगी आपके लिए। ओके, तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ आपने अभी देखा है कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये आपके पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के कैसा है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात आपने ये भी देखी है कि इनकी सेपरेशन, मतलब इन दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो आपको मिल रही है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये दो ही बातें हैं आपके पास, एक क्या मिल गया आपको, प्रोडक्ट मिल गया, और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल सेपरेशन के स्क्वायर के। ठीक है, अगर हम इन दोनों चीजों को साथ लिखना चाहें तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, Q1 Q2, आप चाहो तो इसे थोड़ा अच्छे से जमा के लिख सकते हो। इसे दे दो आप इक्वेशन नंबर 1, इसे दे दो आप इक्वेशन नंबर 2। यहां से लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस बात को अगर यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी मार्क हटाएं तो आपके पास एक कांस्टेंट नजर आएगा जिसे अपन K कहते हैं, ये होगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आप सोच रहे हैं ये K क्या है, तो K आप कह सकते हो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लेकिन चूंकि हम कूलॉम्स में पढ़ रहे हैं तो इसे हम एक नाम देते हैं, ये K जो है वो आपका होगा कूलॉम्स कांस्टेंट। क्या नाम होगा भाई, कूलॉम्स कांस्टेंट। एक बात ध्यान रखना, ये कूलॉम्स कांस्टेंट जो है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। यूनिवर्सल कांस्टेंट जो है वो जो सब जगह आपके पास एक हो, लेकिन ये आपका डिपेंड करता है मीडियम पर, है ना। कूलॉम्स कांस्टेंट या K की अपन बात करें तो एक बात ध्यान रखना इसके बारे में कि ये डिपेंड करता है आपके मीडियम्स पर, कि मीडियम की प्रॉपर्टी कैसी है, डिपेंड्स ऑन द मीडियम। काय पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन द मीडियम। अगर इस K की बारे में बात करें तो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में ये K बराबर आपको दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना। ध्यान रखना है एप्सिलॉन, अभी तक एप्सिलॉन नॉट मत लिखना, ये मैंने लिखा है एप्सिलॉन। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा आगे लेक्चर में, इसे क्या बोला जाता है भाई, एप्सिलॉन। क्या बोला जाएगा इसको, एप्सिलॉन। अगर इसे हम कहना चाहें तो ये कहलाती है आपकी परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये क्या होता है परमिटिविटी, इसे हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। आप तो बस अभी इतना ध्यान रखें कि ये के क्या है आपका, के एक कूलॉम कांस्टेंट है जो आपके किसी भी मीडियम पर डिपेंड करेगा, मतलब उस मीडियम की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा। इस के को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख सकते हैं। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना। ये परमिटिविटी क्या है हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे भी काफी सारे न्यूमेरिकल्स आपके बनते हैं, तो वो अपन देखते जाएंगे। अगर हम देखना चाहें तो आपके पास जो कूलॉम्स लॉ नजर आया वो क्या है, ये वाला है। इस यहां तक अगर अपन बात करें तो ये कूलॉम्स लॉ आपके पास मिल गया है। लेकिन इस के बारे में हम कुछ और देखते हैं। उस के बारे में देखने से पहले मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाह रहा हूं। यहाँ पर अभी जो पॉइंट चार्जेस आपने यहाँ पर सपोज किए, ये पॉइंट चार्जेस आपके लाइक भी हो सकते हैं, अनलाइक भी हो सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं कि अगर आप एक बार लाइक चार्जों की बात कर लो, जैसे प्लस Q1 और Q2 की आप बात करें, तो आप एक बात सिंपल सा जानते हो कि भाई अगर ये भी आपका प्लस है, ये भी आपका प्लस है, तो दोनों कैसे लाइक है। और अभी आपसे मैंने कहा कि इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ध्यान रखना भाई साहब, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है,
भले ही पॉइंट चार्जेस है लेकिन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ इस तरीके से होगा कि इस Q1 पर इस Q2 की वजह से लगेगा। क्या लगेगा? Q1 पर Q2 की वजह से लगेगा। तो आप क्या बोलोगे? फोर्स ऑन Q1 या अपन इसे मान लेते हैं 1, इसे मान लेते हैं हम 2। ठीक है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ऐसा लिखते हैं अपन। और यहां अगर आप देखोगे तो यहां पर आपका ये जो Q1 चार्ज है ये किस पर लगाएगा? आपके Q2 चार्ज पर लगाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये दोनों के दोनों मैंने क्या करा है, यहां पर अगर आप देखो ध्यान से तो मैंने इस सेंटर के अलोंग ही आपके पास सेंटर जो लाइन ज्वाइन कर रही है, आपके सेंटर दोनों पॉइंट चार्जेस के सेंटर को लाइन ज्वाइन कर रही है, उसी के अलोंग ही मैंने आपको फोर्स यहां पर दिखाया है। तो ध्यान रखना ये बात भी कूलोम्स लॉ हमें बताता है कि जो फोर्स आपका लगता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका लगता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन है ना उसके ही अलोंग लगता है। मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एफ एक्ट्स ऑलवेज along the line joining center of two charges। हमेशा कहां एक्ट करेगा? हमेशा ध्यान रखना है ये उसी लाइन पर के अलोंग एक्ट करेगा जहां पर दोनों के सेंटर को वो जोड़ रहा हो, है ना। ये बात भी हमें कहां से मिलती है? कूलोम्स लॉ की अपन बात करें। वही अगर अपन बात करें अनलाइक चार्ज की, तो अनलाइक चार्ज में भी कुछ हो सकता है। हमने मान लिया कि ये Q1 है, ये नेगेटिव है, और इसे हमने मान लिया क्या? Q2 है, ये आपका पॉजिटिव है। तो इस पर आपके पास एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ये भी इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। ये क्या हो जाएगा? F/1 ड्यू टू 2, और यहाँ पर क्या होगा? F/2 ड्यू टू 1। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो यहाँ पर हमने इस तरीके से कूलोम्स लॉ के बारे में समझा। अब हम बात करते हैं इस के बारे में। थोड़ी सी के की चर्चा मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसकी कुछ प्रोमिनेंट वैल्यूज आपके पास होती हैं, कुछ प्राइम वैल्यूज आपके पास होती हैं जो हमारे लिए काफी जरूरी हो जाती हैं किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो आई होप यहां तक आपने समझ लिया होगा, यहां तक आपने लिख भी लिया होगा। आप वीडियो को पॉज करके यहां पर आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, है ना। हम आगे चलते हैं। देखो आगे अगर हम देखें तो यहां तक हमने ये देखा है कि F जो है वो बराबर है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही था। यहां पर हम के की बात कर रहे थे, तो के क्या था? आपका कूलोम्स कांस्टेंट था। अगर इस कूलोम्स कांस्टेंट की अपन बात करें तो इसके पास आपके पास कुछ परमानेंट वैल्यूज होंगी। के अगर हम बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलोम स्क्वायर। क्या होगा भाई? न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे निकालेंगे? इसको यहां लेके जाओगे तो आपका हो गया फोर्स का न्यूटन, ये आर है, डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर, और ये Q1 Q2 तो कूलोम स्क्वायर, है ना। ध्यान रखना, लेकिन ये जो वैल्यूज आपके पास है ये किसमें है? आपके पास SI यूनिट में, है ना। लेकिन कई दफा आपसे CGS में भी पूछ लिया जाता है, तो CGS में आप इसे लिखोगे, न्यूटन का हो जाएगा डाइन। डाइन मत लिखना, डाइन मत बोलना भाई, डाइन की बात नहीं कर रहे, डाइन, है ना। वही अगर अपन बात करें तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन, मैंने आपको शायद पहले लेक्चर में बताया था कि कूलोम, अगर हम चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें, तो सीजीएस में क्या था हमारे पास? सीजीएस में था हमारे पास स्टेट कूलोम। क्या था भाई? स्टेट कूलोम का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? स्टेट कूलोम का स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आपके सीजीएस में आपकी जो यूनिट बनेगी वो बनेगी क्या? डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलोम स्क्वायर, है ना। ये काय में है आपका? सीजीएस यूनिट में। ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करते हो ना तो इनसे काफी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं, ठीक है। क्योंकि काफी दफा हमें चीजें मिस आउट कर जाते हैं और पूरा न्यूमेरिकल हमारा खराब हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। तो इस तरीके से आपको ये बात भी समझ में आ गई कि अगर इस कूलोम कांस्टेंट की बात करें तो ऐसा यूनिट में जो आपके पास यूनिट बनने वाली वो क्या बन जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलोम स्क्वायर। वहीं अगर अपन बात करें सीजीएस में तो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलोम स्क्वायर, है ना। एक बात आपको और समझनी है यहाँ पर, वो ये समझना है कि अगर हम यहां से देखते हैं, अगर हम यहां से इसकी डायमेंशन निकालना चाहें, अगर हम इसकी डायमेंशन निकालना चाहें, इसकी के की अगर हम डायमेंशन निकालना चाहें
तो के की डायमेंशन के लिए आप इसको यहाँ लेके जाओगे, इसको यहाँ लेके जाओगे, सिंपल सा आप ये लिखना चाह रहे हो, तो इसकी जो डायमेंशन आपके पास बनेगी, फोर्स की अपन बात करें तो फोर्स अपन देखते हैं MLT-2 होता है। ओके, वही अगर अपन बात करें मीटर स्क्वायर की, तो मीटर स्क्वायर में आपके पास क्या होता है, मीटर स्क्वायर का क्या मतलब हो गया भाई, L स्क्वायर, ऐसे लिखते हो आप, ठीक है। वही अगर अपन बात करते हैं नीचे सिंपल सा Q1 Q2 की अपन बात करें तो चार्ज का हमने ये देखा था कि आपके पास क्या था, AT था, तो ये हो जाएगा AT का स्क्वायर, सिंपल सा ये देखना हमें। अगर आप इसको ड्राइव करके देखें तो इसकी जो डायमेंशन आपके पास बनेगी वो क्या बनेगी, M बनेगा। फिर आपके पास क्या हो जाएगा, LQ हो जाएगा, L स्क्वायर L, यहां से अगर आप देखो तो ऊपर जाएगा आपके पास ये वाला, तो यहाँ पे सिंपल सा T4 हो जाएगा, T की पावर -4, और A का हो जाएगा माइनस का स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ कूलम्स कांस्टेंट। ये चीज एक नंबर में कई दफा, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ भाई, डायमेंशन का चैप्टर जो हमने 11th में कंप्लीट किया है उसे आप बहुत विशेष से पढ़ के जाए, क्योंकि उससे क्वेश्चंस काफी ज्यादा निकल जाते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है, आगे हम देखते हैं कुछ और बातें। देखो आगे अगर हम देखें तो एक चीज आप यहां से समझ में आ रहा है आपको कि हमने जो कूलम्स लॉ पढ़ा है, उस कूलम्स लॉ में अगर आप देखें किसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, तो ये सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस बात का क्या मतलब है कि ये स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या कर रहा है भाई, फॉलो कर रहा है। इसका क्या मतलब, इनवर्स स्क्वायर लॉ के अगर हिसाब से हम देखें तो एक छोटा सा ग्राफ आप इस एफ और सेपरेशन के बीच में अगर आप देखना चाहें तो क्या बन सकता है, आर मतलब सेपरेशन या डिस्टेंस अपॉर्ट, वही अगर अपन बात करें एफ, तो इसके बीच में जो आपके पास एक ग्राफ बनने वाला है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ऐसा क्यों बनेगा, आप देख भी पा रहे हैं एफ क्या है, डायरेक्टली आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप आर, यहां से अगर आप देखो, अगर आप आर को बढ़ाओगे तो एफ आपका क्या होगा, कम होगा। मतलब आर को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो एफ कैसा होगा आपका, कम। समझ रहे हैं बात को। अगर आप आर को कम कर दो, अगर आप आर को कम करोगे तो एफ जो है वो कैसा होगा आपका, बढ़ता होगा। यहीं पे अगर आप देखो इस ग्राफ में, जैसे ही आप आर को बढ़ाते जा रहे हो आपका एफ जो है वो धीरे से गिरता जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलोम्स लॉ में और सेपरेशन के बीच में मिलने वाला ग्राफ कैसा होगा, तो कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ नजर आएगा, कुछ इस तरीके से आपके पास ग्राफ होगा, ठीक है। ऐसा आपके पास ग्राफ बनेगा। या आपने क्या देखा कि जैसे आप आर को बढ़ा रहे हो, जैसे आप आर को इंक्रीज करोगे एफ आपका एकदम से गिर जाएगा, और आर अगर आपने इंक्रीज किया मतलब डिक्रीज किया तो एफ आपका इंक्रीज हो जाएगा। जैसे सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि आर को आपने कर दिया डबल, आर को क्या कर दिया आपने, डबल कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास जो नया फोर्स होगा ये आपके पास 4 गुना, डबल करोगे तो मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये 4 टाइम आपका फोर्स जो है वो कम हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत आपसे रैंडम ही क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं। ऐसे अगर मैं इसमें बात करूं कि अगर आप आर को आधा कर दो, कैसा कर दो भाई, आर को अगर आप आधा कर दो, तो आर को जैसे आप आधा करोगे आपका जो फोर्स है ये आपका 4 टाइम कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हमने कहा ना कि आर को जैसे आप कम करोगे फोर्स आपका बढ़ जाएगा, आर को जैसे आप ज्यादा करोगे फोर्स आपका कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सारी बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद हम कुछ अच्छी बातें करने वाले। वैसे आई होप, मुझे अब तक लग रहा है कि आपको शायद चीजें समझ आ रही होंगी, चीजें क्लियर आ रही होंगी भाई। जिसको भी कहीं अगर डाउट होता है तो आप डायरेक्टली हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। हम आपकी कमेंट्स को लगातार देखेंगे, जो भी डाउट होगा उसे हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अपन बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने क्या देखा था सर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही देखा। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के जैसा लग रहा है, Fg के बराबर। Fg क्या होता था आपका, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर।
अगर हम यहाँ देखें तो M1 M2 क्या है, मासेस है। जी आपका क्या है भाई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या है आपका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ध्यान रखना ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है। कैसा है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा कैसी होगी, आपके पास बराबर होगी, मतलब नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। इसकी अगर वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 6 इंटू 6 7 इंटू 10 की पावर -11 क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, है ना। वही अगर अपन के की बात करें तो के की वैल्यू क्या थी आपकी, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। यही थी ना भाई दोनों की वैल्यू, है ना। तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो ये जी आपके पास यहाँ पर है कुछ, जैसे अपन ने क्या बोला, यूनिवर्सल कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर हम इनके सिमिलरिटीज के बारे में बात करें या इनके हम डिफरेंसेस के बारे में बात करें तो कुछ हमें चीजें यहां से देखने को मिलती हैं। पहली बात क्या, अगर मैं इनकी कुछ सिमिलरिटीज की बात करता हूं, सिमिलरिटीज की अगर अपन बात करें तो पहली सिमिलरिटी तो दोनों के पास यही है कि ये आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर, मतलब दोनों के दोनों जो है वो आपके इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इसको फॉलो करते हैं भाई, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। दूसरी अगर अपन बात करें, दूसरी जो सिमिलरिटी है वो दूसरी सिमिलरिटी ये है कि ये जो दो पॉइंट चार्जेस हमें देखने को मिले थे, यहाँ दोनों पॉइंट चार्जेस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अलोंग दिस लाइन ज्वाइनिंग सेंटर पर काम कर रहा था। मतलब दोनों पॉइंट चार्जेस के सेंटर से जो लाइन आपके पास जुड़ी मिल रही थी उसके ही अलोंग ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करता है। और ऐसे अगर मैं इस ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी दोनों मासेस के सेंटर जो हमें मिलेंगे उन सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन होगी उसके ही अलोंग ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। मतलब बोथ एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, है ना। बोथ किसके अलोंग जो आपकी बात करती है, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, ठीक है। लेकिन अगर इनके डिफरेंसेस की अपन बात करें तो इनके डिफरेंसेस क्या बन सकते हैं, इनके डिफरेंसेस की अपन बात करें तो डिफरेंसेस क्या बन सकते हैं। तो पहली बात कि अगर आप यहां से देखें तो के आपका कैसा है, एक कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है आपके मीडियम पर। काय पे डिपेंड करता है, मीडियम पर। और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब ये हर जगह पर सेम रहता है, मतलब ये डिपेंड नहीं करता आपके मीडियम पर। तो पहली बात तो यहां से ये आ जाएगी कि यहाँ पर जो आपके पास एफ ई है ये डिपेंड करता है मीडियम पर, डिपेंड्स ऑन द मीडियम। और वहीं अगर अपन एफ जी की बात करें तो एफ जी डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी अगर अपन बात करें तो दूसरे इसमें डिफरेंसेस आपके पास क्या है, दूसरा डिफरेंसेस आपके पास ये है कि जो आपका एफ ई है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये एफ जी से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बहुत ज्यादा, समझ रहे ना, टू मच। क्यों, क्योंकि अगर आप आसानी से देखो तो यहाँ पर एक के की जो वैल्यू है ना काफी पॉजिटिव में आपको दिखाई दे रही है, 10 की पावर 9 वो भी पॉजिटिव में। लेकिन वही अगर मैं जी की बात करूंगा तो जी देखो आप कितना माइनस में है, कितना नेगेटिव है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करके देख पाए तो एफ ई और एफ जी जो है वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो आपके ग्रेविटेशनल फोर्स से मच ग्रेटर देन होता है। कैसा होता है भाई, मच ग्रेटर देन होता है। तो यहां पर अगर अपन देखें तो इस तरीके से हमने ये भी देखा है कि यहां पर आप देख पा रहे हो तो एफ ई जो है वो आपका क्या है, मच ग्रेटर देन है एफ जी से। थर्ड अगर मैं इसके डिफरेंस की बात करूं तो थर्ड जो इसका डिफरेंस है वो ये है कि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये आपका रिपल्सिव भी हो सकता है, क्योंकि हमने अभी देखा था कि ये रिपल्सिव भी है और साथ ही साथ अट्रैक्टिव भी, एज वेल एज अट्रैक्टिव भी है। लेकिन अगर हम बात करें आपके एफ जी की, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ध्यान रखना ये हमेशा और हमेशा आपका अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। खैर ये बात मैंने शायद आपको पहले लेक्चर में आपके मासेस और चार्ज के बीच में डिफरेंसेस जब बताए थे आपको, तब भी मैंने ये बात आपको क्लियर करी थी। लेकिन अगर मैं इसके डिफरेंसेस की बात करूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा कैसा होगा, आपका अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। वहीं अगर मैं एफ ई की बात करूं तो एफ ई कैसा होगा, आपका रिपल्सिव होगा, रिपल्सिव साथ ही साथ कैसा होगा, आपका अट्रैक्टिव होगा। तो ये जो हमने देखा अब तक, यहाँ पर आपने कूलोम्स लॉ के साथ साथ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको भी आप देख पाए और साथ में आप कंपैरिजन भी कर पाए कि भाई साहब आप ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ कैसी कैसी चीजें देखते हो। तो ये सब चीजें हमने देखी। अब हम इन पर
आपके कूलोम्स लॉ पर कैसे न्यूमेरिकल देखते हैं, हम उन्हें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आई होप चीजें समझ आ रही होंगी। फॉन्ट साइज ठीक है, वीडियो क्लियर है। अगर राइटिंग में कुछ दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज को थोड़ा सा सुधार पाए। गर्मी बहुत है भाई। तो कुछ हम कूलोम्स लॉ पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो न्यूमेरिकल्स नंबर 1 है। न्यूमेरिकल नंबर 1 आपसे कहता है कि फाइंड द रेशियो FE to FG, find the ratio FE to FG for 2 protons that is separated by some distance in air। यार में कोई 2 प्रोटॉन्स रखें जिसमें आपको बताना है Fe के साथ रेशियो बताना है आपको Feg के साथ। कुछ चीजें गिवन भी है हमारे पास। यहाँ पर हमें दिया है मास ऑफ प्रोटॉन दिया है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.672 इंटू 10 की पावर -27 kg। ठीक है भाई। अगर अपन बात करें चार्ज ऑन प्रोटॉन की बात करें, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन जो आपके पास होता है वो होता है +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। हम जानते हैं एक बात और यहाँ पर कि जो G आपके पास है, ये G कितना होता है आपका 6 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। वही अगर अपन बात करते हैं K की, तो K कितना दिया आपको 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये चीजें हमें गिवन है। तो इस तरीके से हम यहाँ देखते हैं। तो एक बात आप सभी जानते हो, वी नो दैट। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे भाई, एक बार आप खुद से ट्राई करें, है ना। फिर आप देखें, इसे पॉज करके इसे ट्राई करने की कोशिश करें। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम इसकी बात करें तो आप एक बात अच्छे से जानते हो, वी नो दैट Fe क्या होता है भाई आपका। अगर हम Fe की बात करें तो Fe होता है आपका K(Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर Q1 Q2 का मतलब दोनों कैसे भाई, प्रोटॉन प्रोटॉन, दोनों क्या है आपके प्रोटॉन प्रोटॉन है ना। मतलब अगर हम चाहें तो यहाँ पर Q1 Q2 जो है वो आपका बराबर ले सकते हैं Q के बराबर, क्योंकि दोनों तो सेम ही है। जो आपके पास चार्ज है वो दोनों पर कैसा होगा, सेम होगा। वही अगर हम बात करें यहाँ पर आपके ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर M1 M2 भी अपन बराबर ले सकते हैं M के बराबर। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिंपल सा प्रोटॉन के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों चार्ज जो है वो क्या है, प्रोटॉन ही है। तो मास ऑफ प्रोटॉन दोनों के लिए, मतलब दोनों टाइम आपके पास कैसा होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, K बराबर Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर इस चीज को हम लिख सकते हैं GM स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इसे दे दो आप 1, इसे दे दो आप 2। हमें निकालना है Fe अपॉन Fg। ठीक है, तो हम इसे मिटा रहे हैं भाई। तो यहां से 1 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा Fe अपॉन Fg। क्या मिलने वाला है यहां से, अगर हम देखें तो K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर अपॉन GM स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर गया तो ये सिंपल सा मिलेगा आपके पास KQ स्क्वायर अपॉन GM स्क्वायर। हम चाहें तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर सकते हैं। K की वैल्यूज जो है वो 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर कूलम स्क्वायर है यहाँ पे। अगर Q की बात करें तो Q आप बात कर रहे हो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का स्क्वायर हो जाएगा। ये नीचे डिवाइडेड करोगे तो ये G की वैल्यू कितनी होती है भाई, 6 इंटू 6 7 इंटू 10 की पावर -11। यहाँ पर अगर M की बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन हमने देखा था कितना है आपके पास, मास ऑफ प्रोटॉन होता है आपका 1.672 इंटू 10 की पावर -7 का कितना हो जाएगा स्क्वायर। अगर आप इस पूरी चीज को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको
ई डिवाइडेड बाय एफ जी, मतलब इन दोनों के बीच में जो रेशियो मिलेगा वो मिलेगा 1.23 इंटू 10⁻36। क्या नजर आएगा? कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। मतलब अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली ये जो कहानी है वो कुछ इस तरीके से बन गई। इन दोनों का जो रेशियो आपको मिला है वो कितना मिला है? 10⁻36 है। आप यहां से आसानी से देख पा रहे हैं इस न्यूमेरिकल के बेस पर कि एफ ई जो है वो इस एफ जी से कितना ज्यादा ग्रेटर है, कितना ज्यादा मच ग्रेटर है। समझ रहे हैं ना? 10⁻36 10⁻36 बहुत ज्यादा है। मतलब इसलिए मैंने आपको पहले वहां पर बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से ये रेशियो आएगा। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल था जो आपसे पूछा जा सकता है, तो हमने यहाँ पर देखा। एक न्यूमेरिकल और बनता है आपका यहाँ पर, उसको भी हम देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करें तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्या आपका? तो देखो सेकंड न्यूमेरिकल आपके पास है, कहता है कि अ चार्ज क्यू, एक बड़ा कैपिटल चार्ज क्यू है, इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हमें ये नहीं पता कि ये पार्ट्स आपके बराबर हैं कैसे हैं, बस ये बताया है कि क्यू को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है कुछ इस तरीके से, सच दैट व्हेन these two parts separated by some distance, separated by some distance where the force Fe between them is maximum। मतलब कुछ इस तरीके से वो एक दूसरे से अलग है कि जिनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कैसा है? आपका मैक्सिमम है। देन फाइंड द चार्ज ऑन दैट पार्ट्स। तो आपको ये बताना है कि उन दोनों पार्ट्स पर क्या चार्ज हुआ होगा, है ना? तो देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत इजी है। अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो आप कुछ इस तरीके से, हमने मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट पार्ट ऑफ चार्ज, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो चार्ज का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ चार्ज इज एक्स, है ना? अगर हमने पहले पार्ट को अगर हमने मान लिया क्या एक्स, तो एक बात मुझे बताओ, दूसरा पार्ट क्या बन जाएगा आपका? क्यू माइनस एक्स बन जाएगा भाई। अरे हाँ या ना? बनेगा ना? फर्स्ट पार्ट कितना मान लिया? एक्स। और दोनों के दोनों अगर देखा जाए तो ये कुछ डिस्टेंस पर रखें। डिस्टेंस कहां से कहां तक होती है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है। सपोज हमने मान लिया ये कहां पर है भाई? आपके आर डिस्टेंस पर रखें। अब अगर इनके अकॉर्डिंग टू कोलोम्स लॉ अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर आप देखोगे तो ये बनेगा आपका के एक्स क्यू माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर, ये बनने वाला है। अरे हाँ या ना? लेकिन एक बात यहां पर दी रखी है कि आपका जो एफ है, ये एफ की अगर अपन बात करें तो ये कैसा है? आपका मैक्सिमम है। और हमने 11th में डिफरेंशिएशन, अगर आप मैथ्स में देखो तो मैथ्स में हमने ये देखा था कि आपका एफ मैक्सिमम कब होता है। मतलब कोई भी चीज अगर किसी चीज पर डिपेंड कर रहा है, जैसे फंक्शन की बात करूं, अगर आप देखो यहाँ पर तो ये एफ जो है वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? देखो के तो कांस्टेंट हो गया, अगर आप आर की बात करो तो आर भी यहाँ पर इन दोनों के लिए क्या है? फिक्स्ड है। तो मतलब ये भी कैसी हो गई? आपकी कांस्टेंट हो गई। अगर हम बात करें तो क्यू भी आपका फिक्स्ड है, क्योंकि क्यू हमें पहले से दे रखा है। अगर यहाँ पर कोई चीज आपके पास वेरिएबल बन रही है तो वो क्या बन रही है? आपकी एक्स। मतलब यहाँ पर जो आपके पास एफ है वो आपके किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा एक्स पर। तो अगर मैं इस फोर्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकाल लूं, मतलब डिफरेंशिएट कर दूं इसे, और उसके अगर इक्वल हम 0 रख दें, तो वो हमारे किसके लिए कंडीशन होती थी? मैक्सिमम और मिनिमा के लिए होती थी। आपने इस चीज को डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा कि जब भी हम किसी चीज का मैक्सिमम या मिनिमा निकालते हैं तो उन दोनों का डिफरेंशिएशन क्या करते हैं? इक्वल टू पुट 0 रख देते हैं, है ना? मतलब यहाँ से आपके पास जो निकलेगा वो होगा डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू
0। आपको ये चीज पुट करना है यहाँ पर। तो पहले हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो ये हो जाएगा df अपॉन dx है। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप, x, क्योंकि वही वेरिएबल है, क्योंकि बाकी तो और चीजें कांस्टेंट है। तो जो चीज कांस्टेंट है उसे आप बाहर निकाल के फेंक लो, यहाँ से k अपॉन आर स्क्वायर हो गया। आप इसे अगर देखो तो ये बनेगा आपका क्या, d अपॉन dx, ये क्या बनेगा आपका qx माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा। अगर यहां से हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो डिफरेंशिएशन निकालने के बाद आपको मिलेगा k अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपको मिलेगा सिर्फ q और ये हो जाएगा आपका 2x, यही मिलने वाला है। अगर इस df अपॉन dx के बराबर अगर हम 0 रखें तो कुछ इस तरीके से हमें मिल पाएगा। तो यहाँ से आप देखो सिंपल सा, ये तो पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, मतलब अगर q बराबर अगर आप देखो तो क्या मिलेगा आपको 2x मिलेगा। अगर x भी यहां से हम देखना चाहें तो x बराबर हमें मिल पाएगा q/2। x की क्या वैल्यू मिल गई आपकी q/2। मतलब अगर आपका फर्स्ट पार्ट जो है, अगर फर्स्ट पार्ट आपका कितना मिल गया आपको q/2 मिल गया, तो सेकेंड पार्ट क्या होगा आपका, यहाँ से जो पहला पार्ट आपको नजर आया वो कितना मिल गया आपको q/2 हो गया। तो ये सेकंड पार्ट भी क्या होगा आपका q/2, q में से q/2 निकालोगे तो कितना बचेगा आपको q/2। मतलब उन दोनों सच पार्ट्स की अगर अपन बात करें तो, अगर उन दोनों पार्ट की बात करें तो दोनों पार्ट पर जो चार्ज है वो कैसा है आपका q/2 है। तो इस तरीके से एक छोटा सा न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर देखा। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो थी वो किससे रिलेटेड थी, आपके कूलॉम्स लॉ के बेस्ड पर हमने ये चीजें देखी हैं। अब आपसे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है वेक्टर्स फॉर्म, कूलॉम का वेक्टर फॉर्म पूछा जाता है, लेकिन चूंकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है इस चक्कर में हम इस लेक्चर को यहीं रोककर आप थर्ड लेक्चर में से कवर करेंगे हम। तो आप यहां तक देखें, और जैसा कि मैं आप लोगों से कहता रहता हूं कि अभी हमारा नया सिलसिला है इन लेक्चर्स को देखते हुए, तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो शायद अच्छा कुछ देखने को हमें मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी इस चीज से मोटिवेटेड होते हैं। तो आप कृपया जो भी लेक्चर देखते हैं तो आप उसे लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और जो लोग इस चैनल पर नए आ रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू।